हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पोल्यूशन इंडिसेस के बारे में। पोल्यूशन इंडिसेस जो कि आपके RSPCB राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, लगभग 1-1.5 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा और आज से इसके फॉर्म भरना चालू हो गए। एक बार चेक करना आप लोग, है ना, फॉर्म चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हम RSPCB का जो पहला पार्ट है, जो सिलेबस का पोर्शन है, उसका ये हमारा 3rd लेक्चर है यूनिट में। अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर बटन दिख रहा होगा आपको, उस पर जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोल्यूशन इंडिसेस। Pollution indices are the tools used to measure and assess various aspects of pollution in a specific region or area. These indices provide numeral representation of pollution levels, making easier to understand and compare pollution data. Several pollution indices exist, each focusing on different aspect of pollution. देखिए होता क्या है कि पोल्यूशन इंडिसेस की बात करें, मतलब जो अपना पोल्यूशन है उसको शो करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग इंडेक्स बना रखे हैं। जैसे अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने सुना होगा, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जिसे अपन बोलते हैं, फेमस फॉर्म होती है AQI। तो ये क्या करता है, आपने जगह जगह पर आपकी सिटी में अलग अलग बोर्ड लगे होंगे, उसमें कुछ चल रहा होगा कि सल्फर इतना है, ऑक्सीजन इतना है, O3 इतना है ना, उसकी अलग अलग रेंज चल रही होती है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, और फिर उसमें लिखा होता है कि गुड है या फेयर है, बैड है ना, वर्स्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स का पता, ऐसे जैसे नॉइज़ का पता होता है, आपको पता है कि सिटी एरिया में आप देख सकते हैं या इंडस्ट्रियल एरिया में 75 डेसिबल से ज़्यादा का नॉइज़ नहीं होना चाहिए, और 120 डेसिबल के ऊपर का जो नॉइज़ है वो कानों में चुभने लगता है। तो ये सारे के सारे इंडिसेस हैं जिन्हें हमें शो करना पड़ता है, जिनके थ्रू हम आगे समझते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है। सबसे पहला नाम है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। तो दोस्तों सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स होता क्या है, इसे हम फेमसली नाम से जानते हैं AQI। तो कई बार अगर उसे इजी क्वेश्चन देना हुआ तो आपसे सिंपली पूछ सकता है कि AQI की फुल फॉर्म क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर इन स्पेसिफिक लोकेशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ की एयर पोल्यूटेंट। अब की एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन है, सच एज पर्टिकुलेट मैटर। अब ये PM2.5 एंड PM10। पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है ना, पर्टिकुलेट मैटर मतलब होता है कि एयर के अंदर सॉलिड और लिक्विड के जो कण होते हैं वो घुले हुए होते हैं ना। तो वो एक जो है पर्टिकुलेट मैटर अपन उसे बोलते हैं, है ना। उसको 2 और 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। ग्राउंड लेवल ओजोन O3, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि बहुत ही जहरीली गैस होती है ना। कई बार आप सिगड़ी जलाते हो, कमरे के अंदर सिगड़ी जलाते हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो ये क्या होता है, जो CO2 है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेती है, और कहते हैं ना कि सिगड़ी जलाने की मौत हो गई। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ब्लड में जाके घुल जाती है और शरीर को नुकसान पहुँचाती है, और इससे मृत्यु भी हो सकती है। It characterizes air quality index different level ranging from good to hazardous to help public understanding air pollution हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो एयर क्वालिटी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो, उसमें ओजोन की मात्रा कितनी है, पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा कितनी है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं वैसे आगे अपने सिलेबस में। तो उससे हमें पता लग जाता है कि ये गुड है या हैजार्डस है। अगला आ गया वाटर क्वालिटी इंडेक्स। अब वाटर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जैसे एयर क्वालिटी है वैसे ही वाटर क्वालिटी है। आप कोई भी रिवर का सैंपल लेते हैं, अदर बॉडीज ऑफ इट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस पैरामीटर लाइक pH, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, टर्बिडिटी, फीकल कोलिफॉर्म्स, है ना, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस पोल्यूटेंट टू डिटरमाइन द ओवरऑल वाटर क्वालिटी। तो अब जैसे अलग अलग की अलग अलग लिमिट होती है, जैसे pH होता है वो आपका 6.5 to 8 के बीच में होना चाहिए, है ना। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। टर्बिडिटी को अपन NTU में, है ना, NTU में कैलकुलेट करते हैं, 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोलिफॉर्म की एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कोलिफॉर्म उसमें अवेलेबल नहीं होने चाहिए। TDS वैल्यू जो है, टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड है, वो आपके 2000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस टाइप से हम जो है वाटर क्वालिटी का पता लगाते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब जैसे कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक एयर की क्वालिटी कैसी है उस कंट्री की वाटर क्वालिटी कैसी है, उस कंट्री की बायोडाइवर्सिटी कैसी है, जो हैबिटेट, जो बोल सकते हैं कि जो जीव जंतु वहाँ पर रहते हैं उनका कंजर्वेशन कैसा है, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कैसा है। इट प्रोवाइड्स ए कम्प्रहेंसिव असेसमेंट टू ए कंट्रीज एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड आउटकम। तो इससे एक कंट्री की कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का पता लगता है कि कंट्री का जो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं वो कैसी है और उनका आउटकम क्या आ रहा है। अगर किसी का एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स अच्छा नहीं है तो वहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी कम होती है, लोग जाना कम पसंद करते हैं ना, ठीक है।
पोल्यूशन लोड इंडेक्स, अब ये PLI जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। PLI इज यूज टू असेस द क्यूमुलेटिव पोल्यूशन लोड इन स्पेसिफिक एरिया ऑफन रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, है ना। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन इन सोइल एंड सेडिमेंट्स, है ना। मेट्रिक दैट मेजर्स द डिग्री ऑफ कंटेमिनेशन इन सोइल्स एंड सेडिमेंट्स। तो आपके आसपास के एक पर्टिकुलर एरिया में जो सोइल अवेलेबल है उसके अंदर जो कंटेमिनेट हो चुकी है, मतलब उसके अंदर जो है जहरीले पदार्थ जिसकी वजह से सोइल जो है हमारी ख़राब हो चुकी है, भले ही वो पोल्यूशन हो, है ना, वो कितना घुल गया है। कुछ मेटल के कण होते हैं जो नीचे जम जाते हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं प्लास्टिक, जो पोल्यूशन अपन प्लास्टिक का पोल्यूशन फैलाते हैं वो होता है, ठीक है। इट इवेल्यूट्स द लेवल ऑफ हैवी मेटल पोल्यूशन, एक तरह से ये हैवी मेटल पोल्यूशन के जो इवेल्यूट करता है। इट टेक्स इनटू अकाउंट मल्टीपल पोल्यूटेंट्स देयर कंसंट्रेशन टू प्रोवाइड ए सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग पोल्यूशन लेवल। तो इन अलग अलग जो इसमें कण होते हैं उनको हम लेते हैं और सिंगल रिप्रेजेंटिंग वैल्यू तक लाते हैं। तो हमें हमारे जो आसपास की जो मिट्टी एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की, उस मिट्टी में कितने हैवी मेटल प्रेजेंट हैं उसको एक तरह से जो शो करता है वो कौन शो करता है? पोल्यूशन लोड इंडेक्स। आपको याद रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है पोल्यूशन लोड इंडेक्स। नॉइज पोल्यूशन इंडेक्स मैंने आपको बताया कि जो 75 डेसिबल तक जो होता है हम लोगों को जो इंडस्ट्रियल एरिया में अलाउ होता है, कहाँ पर अलाउ होता है? इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना, इंडस्ट्रियल एरिया में। और जो नॉर्मल दिन के टाइम का जो होता है वो 55 to 65 और रात के टाइम का जो है 45 to 55 डेसिबल नॉइस उसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर 120 के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, एक तरह से बेड नॉइस या बोलते हैं कि वो हियरिंग लॉसेस को डेवलप कर सकता है। तो नॉइज पोल्यूशन मेजर इन अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल जोन, नियर ट्रांसपोर्टेशन हब। इट कंसिडर फैक्टर लाइक नॉइस लेवल, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज इवेंट्स टू एक्सेस द इम्पैक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। मतलब ह्यूमन की हेल्थ पे उस नॉइज पोल्यूशन का क्या इंडेक्स आ रहा है। एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा अगर नॉइज पोल्यूशन है तो वहाँ पर जो है ह्यूमन की हेल्थ पे कहीं ना कहीं परेशानी देखने को मिलती। क्या क्या परेशानी देखने को मिल सकती है? एक तो ईयरिंग लॉस या हियरिंग लॉस बोल दो, है ना, हियरिंग लॉस हो सकता है, और चिड़चिड़ापन बोल सकते हैं, है ना, सिर दर्द होना, इस टाइप की चीज़ें हमें नॉइज पोल्यूशन से देखने को मिलती है। अगला हैवी मेटल पोल्यूशन इंडेक्स, वही सेम है। इंडेक्स कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल सच एज लीड, मर्करी, कैडमियम, आर्सेनिक इन सोइल, वाटर और एयर। तो हैवी मेटल की कितनी प्रेजेंट, देखिए होता क्या है, आप जब रोड पे चलते हैं तो रोड पे जैसे एक तरह से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो अपना टायर होता है ना, अब टायर कंटिन्यूस अपना टायर घिसता रहता है तो उसके बहुत बारीक बारीक कण जो हैं वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं एयर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिट्टी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि वो जो कण हैं वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, और एयर के द्वारा, हमारी श्वास के द्वारा हमारे अंदर जा रहे हैं, तो उससे भी हमें परेशानी देखने को मिलती है ना। अब वो हैवी मेटल कुछ भी हो सकता है, लीड हो सकती है, मरकरी हो सकती है, कैडमियम हो सकती है, आर्सेनिक हो सकती है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना। तो इसको हम मेजर करते हैं हैवी मेटल इंडेक्स से। रेडिएशन पोल्यूशन इंडेक्स, द इंडेक्स इवेल्यूएट्स द लेवल ऑफ ionizing and non-ionic radiation in a given area including exposure to source like nuclear facility, electromagnetic field and UV radiation from the sun। अब आपने सुना होगा कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण हमारे एनवायरनमेंट को यहाँ पर हमारी पृथ्वी पर आ रही है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे हमारा है ना, हम इसको MERM में, है ना, MERM में इसको मेज़र करते हैं, MREM में, मिली रैम। अब ये रैम जो होता है एक तरह से इसको बोल सकते हैं, ये एक टंगस्टन का 1000वें पार्ट का कुछ भाग होता है। आप इसको याद रखिएगा, मिली रैम में। किसमें मेज़र की जाती है इसको? मिली रैम में। ये आपसे पूछा जा सकता है किसमें मेज़र की जाती है? मिली रैम में। और नॉर्मल जो यूनिट है वो आपकी रेडिएशन अब्जॉर्व करने की वो है 100 मिली रैम, है ना। 100 मिली रैम कितने? 1 साल में। और 200 से ऊपर होता है तो इसको हानिकारक माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मिली रैम। Greenhouse gas emission index, the index measures the emission of greenhouse gases, carbon dioxide, methane, nitrogen oxide from various sources such as industry, transportation and agriculture. It is crucial for tracking a religion contribution to climate change। तो ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का आपको पता ही है कि हमारा एक ओजोन ने एक कवर बना रखा है, जो सन से रेज आती है वो ओजोन से छन के हमारी पृथ्वी पर आती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, मेथेन का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं। तो वह यहाँ पर जो है O3 ऊपर उठ के हल्की होती है, O3 से ऊपर उठ के रिएक्ट करती है और इसको किसमें? O2 में कन्वर्ट करती है। O2 वापस नीचे आ जाती है और O3 वहाँ से धीरे धीरे हट जाती है ना। ये क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये O3 से रिएक्ट करके इसको किसमें
विस्थापित कर देती है, O2 में विस्थापित कर देती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो O3 है उसका जो कवर है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है और डायरेक्ट रेडिएशन हमें सन की वो कहाँ पर देखने को मिलती है, अर्थ पर देखने को मिलती है। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट जियो एक्यूमुलेशन इंडेक्स। दोस्तों आप अभी तक अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो, और साथ ही साथ इस चैनल से हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे और मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कराने की। जियो एक्यूमुलेशन इंडेक्स इज़ ए इसको हम बोलते हैं लीजियो, है ना, इसको लीजियो के नाम से फॉर्मूलेट दैट मेजर द डिग्री ऑफ सॉइल कंटेमिनेशन बाय हैवी मेटल्स। ठीक है, मैंने आपको बात करी थी सॉइल जो है वो हैवी मेटल से कंटेमिनेट हो जाती है, तो उसको मेज़र करते हैं हम LGO में, IGO है ना, जियो एक्यूमुलेशन इंडेक्स, जियो एक्यूमुलेशन इंडेक्स IGO इज इक्वल टू log 2 CI 1.5 BI। अब CI क्या है यहाँ पर, है ना, इसकी क्या है log 10⁻², है ना, 2 CI 1.5 BI। अब CI क्या है, इज द प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ मेटल एलिमेंट इन सोइल। अभी जो आपकी सोइल पड़ी हुई है उसके अंदर प्रेजेंट कंटेमिनेशन कितना है ना, प्रेजेंट कंटेमिनेशन कितना है सोइल के अंदर। BI इज द बैकग्राउंड कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल एलिमेंट इन द सोइल। तो और उसके आसपास के एरिया में जो है मेटल का एलिमेंट्स वो कंसंट्रेशन कितना है, उन दोनों को मेज़र करके लोग स्केल पर लेके हम जो है एक फॉर्मूला जैसे IGO में मिलता है, जियो एक्यूमुलेशन इंडेक्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है IGO का, log 2 CI 1.5 BI। The IGO was developed by Muller in 1969. It compares the current concentration of heavy metal and metalloid elements in sediment with the pre-industrial level। तो जो भी कंसंट्रेशन है मेटल्स की, है ना, मेटलॉइड्स की, किसके अंदर, सोइल के अंदर, प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे ही चेक करने के काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। न्यूमरो पोल्यूशन इंडेक्स यूजेज एवरेज वैल्यू ऑफ सिंगल पोल्यूशन इंडेक्स फॉर ईच हैवी मेटल एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल पोल्यूशन इंडेक्स फॉर ईच हैवी मेटल। तो सिंगल पोल्यूशन इंडेक्स फॉर ईच हैवी मेटल एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल पोल्यूशन इंडेक्स फॉर ईच हैवी मेटल। तो न्यूमरो पोल्यूशन इंडेक्स इन दोनों का एक सकते रेशियो होता है कि एवरेज वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ठीक है, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा आपका न्यूमरो पोल्यूशन इंडेक्स। तो आपसे पूछा जा सकता है एवरेज वैल्यू ऑफ द सिंगल पोल्यूशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिंगल पोल्यूशन फॉर ईच हैवी मेटल, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरियो पोल्यूशन इंडेक्स, है ना, क्या बोलते हैं, न्यूमरियो पोल्यूशन इंडेक्स। आई होप आप सबको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी शर्म ना करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मिलेगा आपको पूरा का पूरा कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री, कोई कॉस्टिंग नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।